हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 15। आज का आर्टिकल बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लॉ से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। हाल ही में एफसीआरए संशोधित हुआ था, तो जानकारी मिलेगी एफसीआरए क्या होता है, उसके मॉडिफाई होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें इस आर्टिकल में जानने को मिलेंगी। शुरू करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है डूइंग गुड इन इंडिया गेट्स हार्डर, यानी भारत में अच्छा करना जो है अब और कठिन हो गया है। फिलैंथ्रोपी शुड बी रेगुलेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, नॉट द होम मिनिस्ट्री। एडिटोरियल पेज में छपा हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में। और जो हमारे राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि फिलैंथ्रोपी जो है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, तो दो वर्ड्स पे आता रहता है, फिलन एंड एंथ्रो। फिलन इज द रूट फॉर लव एंड एंथ्रो इज द रूट फॉर ह्यूमंस। तो लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर ह्यूमंस, मानव कल्याण। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फिलैंथ्रोपी जैसे लोग दान पुण्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए एक्टिविटीज करते हैं, उसको रेगुलेट करा जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर द्वारा, ना कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये हमारे जो राइटर है उनका पॉइंट है, वो अब इसके बारे में आर्टिकल में लिखे हैं। शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी इमरजेंसी वॉज अ ट्रेजिडी। इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो ट्रेजिडी था। ट्रेजिडी किसको बोलते हैं, बहुत ही दुखद इवेंट को बोलते हैं किसी इन मॉडर्न इंडियाज हिस्ट्री। और ये ट्रेजिडी थी आधुनिक भारत के इतिहास में। अ सेकेंड ट्रेजिडी वॉज नॉट टू हैव अंडन द टेरिबल लॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और दूसरी ट्रेजिडी क्या थी, पहली ट्रेजिडी तो क्या थी कि इमरजेंसी लगी आधुनिक भारत में। दूसरी ट्रेजेडी क्या थी, नॉट टू हैव अंडन, कि अंडन नहीं किया गया। अंडू करने का मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना। कि निरस्त नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया। ये जो टेरिबल लॉज थे, बहुत बुरे लॉज थे जो कि इनेक्ट किए गए थे। इनेक्टेड यहाँ पर पार्टिसिपल है, लॉज दैट वर इनेक्टेड को हमने अब्रिज करके लिखा द लॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो पहली ट्रेजेडी तो ये थी कि इमरजेंसी लगी, और दूसरी ट्रेजेडी ये थी कि उनको निरस्त नहीं किया गया जो कानून उस समय बने थे। उनको निरस्त नहीं किया गया जो कानून उस समय बने थे इमरजेंसी के दौरान। वन ऑफ दीज, उन कानूनों में से एक इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उनमें से एक है एफसीआरए, विच वॉज अमेंडेड, जिसको अमेंड किया गया था, जिसको संशोधित किया गया था, पैसिव एक्सप्रेशन है, जिसको संशोधित किया गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने। एंड हैज बिकम मोर ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन एक और अच्छा वर्ड मिला, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी हार्श, और जो कि अब और ड्रैकोनियन बन गया है। ये रहे वर्ड्स। तरीका आपको पता है आपने क्या करना है, आपने इसको यहीं पर स्टॉप करना है स्क्रीन को, और क्या करना है फिर आपने उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स पर्पस इज टू रेगुलेट फंड्स। उसका उद्देश्य क्या है एफसीआरए का, नियंत्रित करना, टू रेगुलेट किसको, फंड्स को। फंड्स पैसे हो गए, रिसीव्ड, जो कि रिसीव्ड भी यहाँ पार्टिसिपल है, फंड्स दैट आर रिसीव्ड को अब्रिज करके हम लिखते हैं फंड्स रिसीव्ड, जो कि रिसीव किए जाते हैं इसके द्वारा चैरिटी ग्रुप्स। चैरिटी ग्रुप्स वो होते हैं जिनको दान पुण्य के रूप में पैसा मिलता है। कहाँ से मिलता है, अब्रॉड से मिलता है। तो अब बात ये हो रही है कि ये जो एफसीआरए रेगुलेट किया गया, उसको रेगुलेट करने का उद्देश्य क्या था कि जो पैसे आ रहे हैं अब्रॉड से, विदेशों से, चैरिटी ग्रुप्स के पास, चैरिटी ग्रुप्स एनजीओ हो गए, इनके पास जो पैसा आ रहा है उसको नियंत्रित करा जाए। इट्स कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब इफेक्ट हो गया, प्रभाव हो गया। हाउएवर हैज़ बीन टू क्रिएट पैनिक, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन उसका वो क्या रहा है कि पैनिक क्रिएट हो गया, अफरा तफरी मच गई है अमंग लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया, लाखों लोगों में भारत में। एंड गिव अ बैड नेम, और दूसरा इसका प्रभाव क्या है कि बुरा नाम हो गया, बदनामी हो गई है टू आर कंट्री अबाउट, किसकी, हमारे देश की। और कहाँ पर बदनामी होगी, हमारे देश की, अब्रॉड, विदेशों में। द लेटेस्ट अमेंडमेंट इवोक्स इमेजेस अमंग इंटरनेशनल डोनर्स। जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं, ये छवि जो है इंटरनेशनल डोनर्स की, इंटरनेशनल डोनर्स के मन में हमारी छवि कैसे बना देते हैं, ऑफ द रिटर्न ऑफ इंडियाज ड्रेडेड लाइसेंस राज। ऐसी छवि बना देते हैं जैसे भारत का जो वो ड्रेडेड लाइसेंस राज था। ड्रेडेड का मतलब जिससे सबको भय हो, डर हो, वो लाइसेंस राज भारत में क्या है, लौट आए। ऐसी छवि जो है इस अमेंडमेंट ने विदेशों में हमारी बना दी। एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, इट हैज अनडन द गुड वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसने अनडन, अबंडन को बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, अनडन का मतलब कैंसिल, निरस्त कर देना। तो उसने कैंसिल कर दिया जो अच्छा काम इस सरकार ने करा था इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और जो अच्छा काम किसमें करा था, बिजनेस को सरल बनाया था। अगर भारत में विदेशी कंपनियों ने बिजनेस करना है
तो उसको कितना सरल बना दिया आज की गवर्नमेंट ने, और एक झटके में इस नियम ने वो सारा अच्छा ही खराब कर दिया। एज वेल एज द पॉजिटिव एटमोस्फेयर क्रिएटेड बाय द रीसेंट एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म। सो सरकार ने दो अच्छी चीजें की थी। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया था, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आके आसानी से बिजनेस कर सके, एक तो ये किया था। और दूसरा क्या किया था, एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स लाए थे भारत देश में। तो ये जो दो अच्छे काम करे थे वो एक झटके में कैंसिल हो गए, बेकार हो गए, जो एफसीआरए के माध्यम से हो गए। सम इंटरनेशनल डोनर्स हैव बिगन टू क्वेश्चन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स दान करता हो गए, तो उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया है कि इफ ग्रांट्स मेंट फॉर इंडिया शुड नाउ बी डाइवर्टेड, कि क्या जो ग्रांट्स है, ग्रांट्स दान हो गए, कि जो ग्रांट्स हैं मेंट फॉर इंडिया का मतलब जो भारत के लिए हैं, कि क्या उनको डाइवर्ट कर दिया जाए, उनकी दिशा बदल दी जाए टू मोर हॉस्पिटेबल कंट्री। हॉस्पिटेबल, वेरी गुड वर्ड। हॉस्पिटेबल जो होते हैं वो वेलकमिंग होते हैं, काइंड होते हैं, विद ओपन आर्म्स आपको वेलकम करते हैं। तो ऐसे देशों के प्रति क्या ये फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जाए, वेयर फिलेंथ्रोपी इज मोर वेलकम, जहाँ पर परोपकार, मानव कल्याण जो है इसको ज़्यादा वेलकम किया जाता है। तो ऐसे देशों की तरफ क्या पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाए, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय डोनर सोच रहे हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोविजंस। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रावधान हैं इन द लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो हाल ही के संशोधन है उसमें। बट लेट मी फोकस, लेकिन मेरे को फोकस करना है दो पे, दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, जिनको अमल में लाना लगभग नामुमकिन है। तो राइटर जो है दो प्रावधानों पे जो है फोकस करेगा आने वाले आर्टिकल में। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया ना कि एफसीआरए पास हुआ है। अभी तक क्या होता था, विदेशों से जो पैसा आता था एनजीओ उसको इस्तेमाल करते थे मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब क्या है, एफसीआरए को संशोधित करके उसको कुछ रेगुलेट करा गया, उसके बारे में हमारे राइटर आगे बता रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला प्रावधान जो है वन फर्स्ट, वो फॉरबिड करता है। फॉरबिड का मतलब होता है रोक लगाता है, मना करता है। द ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन डोनेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला प्रावधान मना करता है कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो डोनेशन आई है उसको आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते, यानी जिस एनजीओ को पैसा मिला है वही एनजीओ पूरा खर्च करेगा, वो आगे उस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकता। आई शैल इलस्ट्रेट विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब हमारा राइटर इसको एक उदाहरण से समझा रहा है। एन इंटरनेशनल फाउंडेशन डिस्कवर्स अ मेजर ब्रेक थ्रू टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग इन रीडिंग एंड अरिथमेटिक। वो कहते उदाहरण लीजिए कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो खोज करता है किसी ब्रेक थ्रू कोई अचीवमेंट है, डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, तो उसके हाथ कुछ ऐसी चीज लग जाती है जो इम्प्रूव कर सकती है बच्चों की लर्निंग और रीडिंग अरिथमेटिक की। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इट गिव्स ग्रांट, वो फिर ग्रांट देती है, पैसे देती है। इसको एक रेप्यूटेबल इंडियन एनजीओ को, रेप्यूटेबल अगर कोई है, वो रिलायबल है, विश्वास का पात्र है, उसको भरोसा किया जा सकता है, तो एक भारतीय एनजीओ को वो क्या करती है, पैसे देती है। और वो भारतीय एनजीओ के पास एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज का मतलब कौशल करने का एक्सपर्ट है वो, इसमें इन द एजुकेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, और उसके पास एजुकेशन में वो एक्सपर्ट है और इस प्रोग्राम को लागू कर सकती है, अमल में ला सकती है। द लेटर, लेटर कौन हुआ, बाद वाला। बाद वाला, अब दो पार्टीज है देखो, पहली पार्टी वो है, वो इंटरनेशनल फाउंडेशन है जिसने एनजीओ को दान दिया, तो दान देने वाली इंटरनेशनल फाउंडेशन, एनजीओ जिसको दान मिला वो हो गई लेटर, बाद वाली। तो जो बाद वाला है यानी एनजीओ सिलेक्ट्स 10 आउटस्टैंडिंग लोकल एनजीओ। अब जो ये एनजीओ है ये सिलेक्ट करते हैं 10 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब वेरी गुड, लोकल एनजीओज राज्यों में, ईच विद अ प्रूवन रिकॉर्ड। और प्रत्येक का क्या होता है, एक प्रूवन रिकॉर्ड है ऑफ वर्किंग विद स्कूल्स, स्कूलों के साथ काम करने का, टू एग्जीक्यूट सच अ प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट को अमल में लाने का। तो होता है क्या है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोन दे, सॉरी दान देती है इसको, एक एनजीओ को, वो एनजीओ 10 और एनजीओ को आगे क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है यही पैसा, ये पैसा देती है और बोलती है आप इसको अब जमीनी स्तर पे काम करो। द एफसीआरए अमेंडमेंट हैज नाउ डिक्लेयर्ड। हुआ क्या है कि एफसीआरए अमेंडमेंट ने अब जो है डिक्लेयर कर दिया है दिस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम इलीगल। उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, एक एनजीओ 10 और एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये अवैध है, ये इलीगल है, ये एफसीआरए ने बोल दिया। देयर इज पैनिक अक्रॉस इंडिया। अब वो बोल रहा है पैनिक है, अफरा तफरी है भारत में, एज थाउजेंड्स ऑफ लोकल एनजीओज, क्योंकि हजारों लोकल एनजीओज विद लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं, नाउ फेस द प्रोस्पेक्ट, अब वो सामना कर रहे हैं संभावना का, प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी हो गई, और वो संभावना क्या है, बंद हो पड़ जाने की संभावना है। मैनी साइंटिस्ट
साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स दैट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि निर्भर होते हैं बाहर से आने वाली फंडिंग पे, फेस द सेम फ्यूचर, उनका भी शायद यही भविष्य होगा। तो बेसिकली बोला क्या जा रहा है, पहले तो एक एनजीओ के पास पैसा आता था, वो 10 और एनजीओ को काम देके उन ये पैसा बांट के काम करवाते थे। लेकिन अब ये जो लाखों एम्प्लॉयज हैं जो ऐसे छोटे छोटे एनजीओ में काम करते हैं, अब उनका भविष्य क्या होगा आप देख लीजिए, वो बंद होने की कगार पे आ गया है। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत की जो हरित क्रांति थी, वुडंट हैव अकर्ड अंडर दिस एफसीआरए अमेंडमेंट, वो ना हो पाती, वुड नॉट हैव अकर्ड, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, वो ना हो पाती इस एफसीआरए अमेंडमेंट के तहत, क्योंकि बिकॉज रॉकफेलर फाउंडेशन, क्योंकि जो रॉकफेलर फाउंडेशन थी विच डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी हाई यील्डिंग हाइब्रिड वीट इन मेक्सिको की, जिसने ये जो हाई यील्डिंग हाइब्रिड गेहूं की जो खोज की थी मेक्सिको में, वुडंट हैव बीन एबल्ड, वो शायद सक्षम ना हो पाती टू सब ग्रांट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन द फील्ड। शायद अब अगर ये एफसीआरए उस समय में भी होता ना ये वाला संशोधन, तो रॉकफेलर फाउंडेशन थी जिसने सबसे पहले हाइब्रिड ये सीड्स जो थे गेहूं के इनमें इनोवेशन की थी, तो वो तो आगे और एनजीओज को क्या सबलेट कर ही नहीं पाते, सब ग्रांट दे ही नहीं पाते, यानी और एनजीओज में तो वो बांट ही नहीं पाते इस चीज को, और एनजीओ से तो वो काम करा ही नहीं पाते अगर ये तब की बात होती थी। द टाइमिंग ऑफ दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो आयरॉनिक, जो समय है इस अमेंडमेंट का वो भी आयरॉनिक है। आयरॉनिक का मतलब बहुत विरोधाभास है, इसमें पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रास्ट है। क्यों? व्हेन इंडिया इज बैटलिंग अ डेडली वायरस, जब भारत एक बैटल कर रहा है, लड़ रहा है एक डेडली वायरस के साथ, कोरोना वायरस की बात हो रही है, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज अपलॉडेड एनजीओज, और जिस समय वे की प्रधानमंत्री ने बढ़ावा दिया है, प्रशंसा की है एनजीओज की, उनके स्टेलर रोल के लिए, स्टेलर इज आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो एक ऐसे समय पे जब भारत जो है वायरस से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री ने एनजीओ की सराहना की है कि एनजीओ ने कितना बढ़िया काम करा है अर्जेंट रिलीफ देने में, ये वर्ड्स आगे स्टूडेंट्स सब कॉपी कर लेंगे, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। द रेगुलेटर हैज, उस समय पे रेगुलेटर ने डिसाइड करा है किसको पनिश करने के लिए, एनजीओ को पनिश करने में। तो समय बहुत आयरॉनिक है ना, व्यंगात्मक है समय, कि एक समय पे तो प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं एनजीओ की, और उसी समय पे एफसीआरए में संशोधन भी हो जाता है। द एनजीओज वर एबल टू सेट अप शेल्टर्स, एनजीओ जो थे वो सक्षम रहे थे, वर एबल टू का मतलब वो सक्षम रहे थे शेल्टर बनाने में, फीडिंग सेंटर बनाने में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विद अनइमेजिनेबल स्पीड, अकाल्पनिक स्पीड से, विशेष तौर पे क्योंकि मॉडर्न फिलोंथ्रेपी वर्क्स इन कोलैबोरेटिव वे, क्योंकि जो आधुनिक मानव कल्याण है, जन कल्याण है, ये काम करता है कोलैबोरेटिव तरीके से। कोलैबोरेटिव का तो मिलजुल के काम करता है, बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड एग्जीक्यूशन टू स्मॉलर एनजीओ। और ये मिलजुल के कैसे काम करता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब काम को बांट कर, किसके साथ बांट के, छोटे एनजीओ के साथ। ऐसा नहीं हो कि एक ही एनजीओ ने क्या करा, फीडिंग सेंटर बना दिए, शेल्टर बना दिए माइग्रेंट्स के, एक एनजीओ रहा होगा उसने काम बांटा, 10 और एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने क्या करा, फीडिंग शेल्टर बनाए। तो ये जो आधुनिक फिलेंथ्रोपी है ना, ये काम कैसे करती है, ये मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हैं। ये पहला प्रावधान के बारे में बात होगी। अब सेकंड प्रोविजन की बात होगी। अ सेकंड प्रोविजन हैज पुट अ कैप, कैप का मतलब सीमा बांध दी है, ऑफ 20% ऑन ओवरहेड एक्सपेंसेस। दूसरे प्रावधान ने एनजीओ के जो ओवरहेड एक्सपेंसिव होते हैं उस पर 20% की कैप लगा दी है, लिमिट लगा दी। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस को समझते हैं। देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस को जो होते हैं ना, वो रनिंग कॉस्ट आप समझ सकते हैं, बिजनेस को चलाने का खर्चा, वो खर्चा जो है ना किसी प्रोडक्ट या किसी सेवा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री और मैं साबुन बनाता हूँ, तो जो साबुन बनाने का खर्चा है ना वो ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ऑफिस की बिजली का खर्चा, स्टाफ के खाने पीने का खर्चा, ये ओवरहेड एक्सपेंस कहलाया। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार के खर्चे में 20% की अब क्या लग गई है, लिमिट लग गई। अगेन इट मिसअंडरस्टैंड, फिर से ये जो प्रावधान है ये मिसअंडरस्टैंड करता है हाउ सिविल सोसाइटी वर्क, की कैसे कि हमारा सभ्य समाज काम करता है। दोज एनजीओज हु रन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो एनजीओ जो चलाते हैं शोध संबंधी इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड शेल्टर्स आउट ऑफ फॉरेन फंड्स, फॉरेन फंड के माध्यम से, विल नाउ हैव टू प्रूव, उनको प्रूव करना पड़ेगा दैट मोस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, की उनके जो ज़्यादातर कर्मचारियों के जो खर्चे हैं वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वो प्रबंधन के नहीं है। उनको अब ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, ये जो खर्चा है ना भाई, ये प्रबंधन संबंधी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रबंधन संबंधी है तो उसमें 20% की, जो 20% की लिमिट लग गई,
तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो खर्चा हुआ है ये प्रबंधन संबंधी नहीं है, ये जो हमारे को काम दिया गया था उससे रिलेटेड है। ये अब क्या होगा, एनजीओ को प्रूव करना पड़ेगा। मोर डिफिकल्ट विल बी, और कठिन क्या होगा, द जॉब ऑफ एनजीओज, एनजीओज का काम इन्वॉल्व इन कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब मजबूती देना, क्षमताओं में इम्प्रूवमेंट लाना। तो और कठिन जो होगा एनजीओज का काम हो जाएगा जो कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में लगे हैं। किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स की, राज्य सरकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग में जो मदद करते हैं। देखिए बहुत सारी राज्य सरकारें जो होती है ना, वो जो भी काम करती है एनजीओज के माध्यम से करती है। तो अब जो एनजीओज राज्य सरकारों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको मजबूती दे रहे हैं, तो उनके लिए भी अब काम कठिन हो जाएगा। द सैलरीज ऑफ दीज एम्प्लॉयज विल बी टर्म्ड एज ओवरहेड्स। अब जो सैलरीज इन एम्प्लॉयज को दी जाती है उनको ओवरहेड का नाम दे दिया जाएगा, बिकॉज देयर एम्प्लॉयज डू नॉट इंटरफेस विद बेनिफिशियरी। और कारण क्या दिया जाएगा कि ये जो कर्मचारी है एनजीओ के, ये बेनिफिशियरीज से तो इनका कोई सरोकार है नहीं, बेनिफिशियरी भी हो गया जिसको फायदा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ है जिसको काम ये दिया गया है कि छोटे बच्चों को पढ़वाना है, मतलब गरीब बच्चों को पढ़वाना है, तो जो वो गरीब बच्चे वो बेनिफिशियरी होगा जिनको एनजीओ पढ़ाएगा। अब क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो एनजीओ के कर्मचारी हैं उनका बेनिफिशियरी से तो कोई डायरेक्टली लेना देना है नहीं, क्योंकि क्यों, क्योंकि देखो क्यों लिखा हुआ है, बट ट्रेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि ये जो एनजीओ के कर्मचारी है ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फिर जाकर क्या करते हैं, उन बच्चों को पढ़वाते हैं। हु इन टर्न डिलीवर बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरी। देखो इन टर्न का मतलब जो बदले में फायदा पहुंचाते हैं बेनिफिशियरीज को। तो हमने क्या सीखा, एक सिस्टम है। मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया कि एक एनजीओ है, उसने बच्चों को पढ़वाना है। अब क्या होगा कि ये एनजीओ अगर मान लीजिए राज्य सरकार के साथ काम कर रहा है, तो ये एनजीओ जाके डायरेक्टली बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ये एनजीओ क्या करेगा, सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा कि आपने कैसे उन बच्चों को पढ़वाना है या पढ़ाना है, और इन टर्न वो सरकारी कर्मचारी जाके क्या करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे या पढ़वाएंगे। तो अब क्या हुआ कि ये बोला जा रहा है कि ये जो एनजीओ के कर्मचारी हैं ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी यानी उन बच्चों से तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए नहीं, तो इनकी सैलरी जो है इनको क्या बोला जाएगा, ओवरहेड बोल दिया जाएगा। ओवरहेड इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि ओवरहेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड नहीं होते, वो बिजनेस को चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप उस पर तो 20% की लिमिट लग गई, यानी इन लोगों की एम्प्लॉइज की सैलरी भी अब घट जाएगी। आफ्टर दिस फियास्को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फियास्को इज अ फेलियर, ब्लंडर। इस ब्लंडर के बाद, इस फेलियर के बाद द गवर्नमेंट शुड क्वेश्चन, सरकार को प्रश्न पूछना चाहिए, इफ सच अ लॉ फ्रॉम द इमरजेंसी एरा इज नीडेड। क्या इस प्रकार का जो कानून है जो इमरजेंसी के एरा का है, क्या उसकी आवश्यकता है। इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस का मतलब जब हम बात करें प्रैक्टिस की यानी कि प्रैक्टिकल बात की, ऑल फॉरेन रेमिटेंसेस, जो सारे अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का मतलब बाहर से आया हुआ पैसा, टू पर्सन जो व्यक्ति के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो या समाज के लिए हो, आर कंट्रोल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसको कंट्रोल किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसको फेमा के अंडर जो है कंट्रोल करा जाता है। वाई शुड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, तो ये जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है ये तो दान पुण्य है, ये क्यों बी कंट्रोल्ड बाय होम मिनिस्ट्री, इसको होम मिनिस्ट्री द्वारा क्यों कंट्रोल किया जाए अंडर एफसीआरए। तो क्यों, क्योंकि जब ये चीज फेमा द्वारा कंट्रोल की जा रही है तो उसको इसके द्वारा क्यों कंट्रोल किया जा रहा है, एफसीए द्वारा, ये सरकार ने प्रश्न पूछना है। इफ द पर्पज इज टू कंट्रोल टेररिज्म, अगर उद्देश्य टेररिज्म को कंट्रोल करने का, अगर आप ये कहते हो कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो उग्रवाद में लग रहा है, अगर आपका उद्देश्य ये है, देर इज ऑलरेडी एफएटीएफ, तो उसके लिए तो एफएटीएफ ऑलरेडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी भी है ये करने के लिए। मोस्ट कंट्रीज कंट्रोल टेररिस्ट फंडिंग, बहुत सारे देश जो हैं कंट्रोल करते हैं विदेश ये टेररिस्ट फंडिंग को, उग्रवाद संबंधी फंडिंग को, थ्रू एफएटीएफ टाइप मैकेनिज्म, एफएटीएफ के माध्यम से और उस प्रकार के कानूनों से वो क्या करते हैं, टेररिस्ट फंडिंग को कंट्रोल करते हैं। मोरओवर, और तो और, एनजीओज आर ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय मेनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, एनजीओ को तो पहले ही नियंत्रित किया जाता है, बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है, बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज है जिनसे एनजीओ को कंट्रोल करा जाता है। कौन कौन से वो गिनवा रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है आरबीआई के द्वारा है, इनकम टैक्स है, 12A की सर्टिफिकेशन है, 80G का सर्टिफिकेट है, ये सारे वो गिनवा रहे हैं कि एनजीओ को कंट्रोल करने वाली तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों और एफसीआरए के द्वारा भी अब इनको कंट्रोल करा जा रहा है। इनफैक्ट फैक्ट तो ये है, द गवर्नमेंट डिड वंस कंसिडर, सरकार ने एक बार सोचा था क्या करने का, ऑफ स्क्रैपिंग एफसीआर, स्क्रैप करने का मतलब जो हम किसी चीज से छुटकारा पा लेते हैं उसको निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इन स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, इकोनॉमी में लाइसेंसेस को कम करने के लिए और उदारता लाने के लिए एक बार सरकार ने सोचा था 1990 के आसपास कि एफसीआरए को क्या कर दो, स्क्रैप कर दो।
इफ द लॉ कांट बी स्क्रैप्ड, अगर ये लॉ स्क्रैप नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, निरस्त नहीं हो सकता, वाई शुड द होम मिनिस्ट्री बी बर्डन, तो होम मिनिस्ट्री को क्यों बर्डन करा जाए, होम मिनिस्ट्री पे क्यों जो है बोझ डाला जाए विद रेगुलेटिंग फिलेंथ्रोपी, की वो फिलेंथ्रोपी को रेगुलेट करे, नियंत्रित करे, मानव कल्याण को, लोगों के भले को कंट्रोल करे, तो होम मिनिस्ट्री पे क्यों ये बोझ डाला जाए। द होम मिनिस्ट्री इज अ वेल मीनिंग पुलिसमैन, होम मिनिस्ट्री जो है एक वेल मीनिंग पुलिसमैन है, लिख लो, आने वाले किसी एग्जाम में आएगा वेल मीनिंग। वेल मीनिंग का वो होता है जिसके अच्छे इंटेंशन होते हैं, तो होम मिनिस्ट्री तो एक ऐसा पुलिसमैन है जिसके इरादे बहुत नेक है, ट्रेंड, जिसको ट्रेन किया गया है टू डिस्ट्रस्ट पीपल, की वो सबको शक की निगाह से देखे, एंड इट्स नेचुरल रिएक्शन इज टू यूज फोर्स, और उसका जो है प्राकृतिक स्वाभाविक है कि वो जो है हर काम फोर्स से करेगा, डंडे के जोर पे करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर ये काम आपने होम मिनिस्ट्री के हाथ में दे दिया तो वो डंडे के जोर पे इस नियम को लागू करवाएगा और इससे एनजीओ को बहुत नुकसान होगा। वुडेंट इट बी बेटर, क्या बेहतर नहीं होगा, टू इंटरेस्ट जिम्मे करना द रेगुलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड फिलैंथ्रोपी, कि ये जो रेगुलेट करने का काम है सभ्य समाज को, फिलैंथ्रोपी को, टू एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, कि ये काम एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रेगुलेटर को दे दिया जाए, इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में, सच एज की इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इट वुड देन वांट टू इम्प्लीमेंट फाइनेंस मिनिस्टर, और तब वो चाहेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का जो एक्सीलेंट प्रॉमिस था 2019 का, टू क्रिएट, कि वो क्रिएट करे इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म का मतलब इंटरनेट के माध्यम से दान पुण्य का जो है प्लेटफॉर्म, जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी ने प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह होगा, और उसमें क्या होगा, लोग फॉरेन कंट्रीज से दान पुण्य कर पाएंगे हमारे देश के लिए। तो क्या अगर हम इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत इस रेगुलेटर को बना दें, तो क्या तब ये जो है हमारे निर्मला सीतारमन जी ने प्रॉमिस किया था तब ये हो पाएगा। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि क्या होगा, अ ट्रांसपेरेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता है जहाँ पर शेयर्स वगैरह में डील करे जाते हैं, और वो किसके अंडर आएगा, वो सेबी के अंडर आएगा। फॉर लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेज, जहाँ पर सोशल एंटरप्राइजेज को लिस्ट करा जाएगा, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करा जाएगा, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए। अभी तो क्या होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्ट होती है ना, तो वहां पर किसको लिस्ट करा जाएगा, एनजीओ को, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करा जाएगा। दिस चेंज, ये जो बदलाव होगा, वुड मेक इट इजियर फॉर बोथ, वो दोनों के लिए आसान कर देगा। फॉर दोज ट्राइंग टू डू गुड, उनके लिए भी जो अच्छा करना चाह रहे हैं इन इंडिया, एंड फॉर द होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री के लिए भी, फ्रीइंग इट टू डू इट्स जॉब ऑफ कैचिंग टेररिस्ट, और वो मुक्त कर देगा होम मिनिस्ट्री को कि वो अपना काम करे टेररिस्ट पकड़ने का। देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग बीजेपी, अब आगे हमारे राइटर ये भी कह रहे हैं बीजेपी को दोष बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, यूपीए मेड द एफसीआरए लॉ हार्शर इन 2010, यूपीए सरकार थी जिसने एफसीआरए नियम को और जो है स्ट्रिक्ट बनाया था 2010 में, बाय एक्सटेंडिंग इट्स नेट। कैसे एक्सटेंडिंग इट्स नेट का मतलब, जो दायरा था एफसीआरए को उसको उन्होंने एक्सटेंड करा था कवर करने के लिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फिर एनजीओ वगैरह हो गए। तो ये करी धरी यूपीए गवर्नमेंट की थी कि उन्होंने एफसीआरए का दायरा बढ़ाया था, और वो एनजीओ वगैरह वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को उसके दायरे में ले आए थे। इन 2012 3 एनजीओज लॉस्ट देयर लाइसेंस, 2012 में 3 एनजीओ थे जिन्होंने अपना लाइसेंस खो दिया था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान। और प्रोटेस्ट वो किसका कर रहे थे, कुन्नाकुलन न्यूक्लियर प्लांट का कर रहे थे, और एफसीआरए का रूल्स के ब्यौरे से ना क्या कर दिया था, उनके लाइसेंस छीन लिए गए थे। बीजेपी वेंट फर्दर, बीजेपी और आगे गई, टू मेक कंप्लायंस मोर वनरस, कंप्लायंस का मतलब पालन करना, बीजेपी एक कदम और आगे गई, उन्होंने पालन करना जो है और वनरस कर दिया। वनरस कोई भी चीज़ है वो बहुत डिफिकल्ट है और करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने पालन करना और कठिन कर दिया, बाय इंक्रीजिंग ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट। कैसे, उन्होंने ना ई फाइलिंग के भी नियम बना दिए, एंड मेकिंग लाइसेंस रिन्यूअल मोर डिफिकल्ट, और लाइसेंस का रिन्यू करना भी बहुत डिफिकल्ट बना दिया। यानी एक अब एनजीओ है तो बीजेपी की सरकार के चलते उसको क्या करना पड़ता है, अब इंटरनेट पे भी ई फाइलिंग करनी पड़ती है, जैसे कि टैक्स की ई फाइलिंग होती है। रिन्यूअल के लिए भी क्या है, उनको रिन्यूअल की प्रक्रिया भी और कठिन बना दी बीजेपी ने उनके लिए। बोथ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज वर कॉम्प्लिसिट, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्वॉल्व थी। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना, कॉम्प्लिसिट वर्ड जो है ना वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो किसी गलत काम में आप कॉम्प्लिसिट होते हो, तो गलत काम में इन्वॉल्व होते हो, वहां पर ये यूज करते हैं।
तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्लिसिट थी ऑल्सो इन ब्रेकिंग द एफसीआरए लॉ। देखो कितनी आयरॉनिक बात है, व्यंग्यात्मक बात है कि यही राजनीतिक दल, एक जिसने एफसीआरए को और स्ट्रिक्ट बनाया, एक जो उसको और आगे तक ले गया, यही दोनों राजनीतिक दल थे ना, इन्होंने एफसीआरए को तोड़ा भी। कैसे? इन 2014 में द दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया, फाउंड देम गिल्टी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज को गिल्टी पाया, दोषी पाया ऑफ इलीगली रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और किस चीज का दोषी पाया? गिल्टी का पेयर ऑफ से बनता है। किस चीज का दोषी पाया? कि अवैध रूप से इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेशों से पैसा पाया है। तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, कानून को कठिन बना रहे हैं एनजीओ के लिए, और दूसरी तरफ खुद पैसा ले रहे हैं ये विदेशों से। तो ये इन दोनों को गिल्टी पाया गया 2014 में। ये वर्ड्स इसको आप रोक के क्या कर लेंगे, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेंगे। द लॉ वॉज क्वाइटली अमेंडेड। तो कानून को बहुत चुपचाप से क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया। राजनीतिक दल अपने हिसाब से करते ही हैं। टू मेक इट ईजियर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्ट फॉरेन फंड्स। क्या करने के लिए? राजनीतिक दलों के लिए इसको आसान कर दिया गया कि वो फॉरेन फंड्स आसानी से पाएं। तो यहाँ तक बात होगी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा राइटर महाभारत से एक पैराग्राफ कोट कर रहे हैं। विदुर जो कि रॉयल काउंसिलर थे इन द महाभारत, काउंसिलर हो गया जो कि राय देता है। तो विदुर जो थे, जो शाही काउंसिलर थे, यानी कि वो दरबार में राय देने का काम करते थे। एक्सप्लेन्स टू किंग धृतराष्ट्र, वो समझाते हैं किंग धृतराष्ट्र को दैट राजधर्म, की राजधर्म जो है बिगिंस एंड एंड्स विद डूइंग गुड टू द पीपल। कि राजधर्म क्या है? लोगों का भला करना ही राजधर्म है। राजधर्म लोगों के भले करने से शुरू होता है और भले करने पर ही खत्म होता है। अ किंग एनेक्ट्स अ लॉ, एक राजा जो है अमल में लाता है कानून को, टू कैच अ थीफ, चोर पकड़ने का। बट इफ द लॉ एंड्स, लेकिन अगर कानून की वजह से होते हैं इन हैरेसिंग लैक्स ऑफ इनोसेंट पीपल, कानून की वजह से लाखों निर्दोष लोग हैरस हो जाते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे कानून को अधर्म बोला जाएगा। ये विदुर समझा रहे हैं। अब इसका उदाहरण लेके वो रिलेट कर रहे हैं एफसीआरए से। When this government implemented self attestation, जब इस सरकार ने अमल में लाया सेल्फ अटेस्टेशन। अब सेल्फ अटेस्टेशन जो है, कोई कानून लाया होगा अमल में, इट वॉज एन एक्ट ऑफ धर्म। तो ये तो भाई एक धर्म का एक्ट था, यानी अच्छी नीयत से किया गया। बट दिस एफसीआरए अमेंडमेंट इज एन एक्ट ऑफ अधर्म, लेकिन ये जो एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ है, एफसीआरए में संशोधन हुआ है, ये अधर्म है, क्योंकि इसकी वजह से एनजीओज वगैरह बंद पड़ जाएंगे, बहुत लोगों की नौकरी जाएगी और बहुत नुकसान होगा। ये राइटर का निजी व्यू है, समझ लीजिएगा। विदाउट मीनिंग टू, मतलब सरकार ऐसा चाहती नहीं है। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड फियर अमंग लैक्स ऑफ आइडियलिस्टिक कमिटेड यंग पीपल। सरकार ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है? डर पैदा कर दिया है लाखों आदर्शवादी निष्ठ युवा लोगों में। आइडियलिस्टिक हो गया, आदर्शवादी, कमिटेड हो गया, जो समर्पित है युवा लोगों में। एंड इज अबाउट टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ईडियम है टू थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर, का मतलब ये हुआ बेसिकली, उसको ऐसा समझो कि टब में बच्चे को नहलाया और पानी के साथ बच्चे को बाहर फेंक दिया, गंदे पानी के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी बुरी चीज से छुटकारा पाने के लिए आप किसी अच्छी चीज को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो साथ साथ। तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? बुरी चीज से छुटकारा पाने के लिए अच्छी चीज को भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। एक तरफ वो टेररिज्म को रोकना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एफसीआरए में संशोधन करा, उससे अच्छी चीजों को भी नुकसान होगा। नाउ इज द टाइम टू प्रैक्टिस मैक्सिमम गवर्नेंस। अब समय है कि सरकार अमल में लाए गवर्नेंस, प्रबंधन, एंड मिनिमम गवर्नमेंट, यानी प्रबंधन अच्छा होना चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। एंड अंडू दिस डैमेज, और ये जो क्षति हुई है इसको सरकार अंडू करे। ठीक है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एफसीआरए के बारे में भी सीखा, वर्ड्स बहुत बढ़िया बढ़िया मिले। आपको पता क्या करना है? डिफरेंट स्क्रीन्स पे वर्ड दिख रहे हैं, रोकिए उन स्क्रीन्स पे, वर्ड्स ऐड कीजिए और आर्टिकल को दोबारा से एक बार पढ़िए, एक बार सुनिए। इस तरीके से क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही।